मानव तंत्र में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। मानव में दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, एक तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, दूसरा लसिका तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो रुधिर, दूसरा हृदय और तीसरा है रुधिर वाहिनियां। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रुधिर क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू, जो शरीर के विभिन्न भागों में संचरण करता हुआ पदार्थों का स्थानांतरण करता है, जैसे भोजन का, ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ आदि का। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में होता है। भ्रूणावस्था तथा नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। वैसे तो रेड बोन मेरो में होता है, लेकिन भ्रूणावस्था और नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। यह एक हल्का क्षारीय तरल होता है जिसकी पीएच होती है 7.4। 7 तो उदासीन होता है, उदासीन बिंदु होता है। ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, हल्का सा, तो इसकी पीएच होती है 7.4, 7.4। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। रुधिर में क्या होता है? एक तो प्लाज्मा होता है और ये लगभग 55% हल्के पीले कलर का लिक्विड होता है, द्रव होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? 92% वाटर, जल, और 8% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ऑक्सीजन तथा घुलित गैसें, सोडियम आयन व कैल्शियम आयन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो एक एंटीबॉडी प्रोटीन होती है, थक्का जमने में सहायक प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन, और परासरणी संतुलन में सहायक एल्बुमिन प्रोटीन। तो 92% तो जल होता है और 8% ये पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की ब्लड कॉर्पसल्स पाई जाती हैं, रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है आरबीसी, लाल रुधिर कणिका, दूसरी डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिका, तीसरी थ्रोम्बोसाइट या ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर बिंबाणु। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इसमें 55% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 92% जल होता है और 8% में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम आयन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन प्रोटीन आदि होती हैं। और प्लाज्मा में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, ये दोनों साइड से अवतल बटन के जैसी होती हैं, दोनों तरफ से धसा हुआ बटन होते हैं शर्ट के, उस प्रकार के होती हैं। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिका, ये अनियमित आकार की होती हैं। और रुधिर बिंबाणु, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ये तस्तरे के आकार की होती हैं। तो आरबीसी ये वृत्ताकार तस्तरीनुमा होती हैं। रुधिर में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है,
लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन mm। अतः रुधिर का रंग लाल होता है। इनकी दोनों सतह अवतल, दोनों तरफ से कैसे होती हैं? अवतलाकार होती हैं, बाइकॉनकेव होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। आरबीसी में लोहयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या होती है? एक लोहयुक्त प्रोटीन होती है। इसकी संरचना में क्या होता है? लोहा, आयरन धातु होती है। तो लोहयुक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन क्या काम करती है? ऑक्सीजन का वहन करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है। इसी के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। आरबीसी की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो में होती है, पीछे बता चुके हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। यदि रुधिर में आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए तो व्यक्ति को रुधिर क्षीणता या एनीमिया रोग हो जाता है, रक्ताल्पता। सेकंड नंबर है कणिका WBC, श्वेत रुधिर कणिका। साइज में आरबीसी से बड़ी होती है लेकिन संख्या में कम होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? प्रति घन mm में 6000 से 10000, 1 घन मिलीमीटर में 6000 से 10000 तक होती हैं। आकृति इनकी निश्चित नहीं होती। ये कणिकाएं रुधिर वाहिनियों की दीवारों के साथ साथ रुधिर प्रवाह के विपरीत अमीबीय गति करती है। अमीबा गति करता है जिस प्रकार से कूटपादों की सहायता से, तो रुधिर वाहिनियों की दीवारों के साथ साथ जिधर ब्लड का फ्लो होता है उसके विपरीत दिशा में गति करती है। जब कोई जीवाणु या बाहरी हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन पर यह आक्रमण कर उन्हें नष्ट कर रुधिर से बाहर निकाल देती है। इस प्रकार यह शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है। WBC 2 प्रकार की होती है, ग्रेन्युलोसाइट या कणिकाणु और एग्रेन्युलोसाइट, अकणिकाणु। तो कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार की होती है और अकणिकाणु या एग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार की होती है। तो ग्रेन्युलोसाइट या कणिकाणु 3 प्रकार की कौन कौन से होती है? एक तो न्यूट्रोफिल, दूसरी इओसिनोफिल, तीसरी बेसोफिल। तो तीनों प्रकार की कणिकाणुओं में न्यूट्रोफिल सर्वाधिक संख्या में होती हैं रक्त में। तो ये वाली WBC कौन सी? न्यूट्रोफिल सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरी है एग्रेन्युलोसाइट, अकणिकाणु। ये 2 प्रकार की बताई है। एक तो होती है लिम्फोसाइट, दूसरी होती है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और तीसरी है नेचुरल किलर सेल्स, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रदान करने वाली, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं। दूसरे प्रकार की एग्रेन्युलोसाइट कौन सी है? मोनोसाइट। एक तो लिम्फोसाइट, दूसरी मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 3 प्रकार की बता दी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। और दूसरे प्रकार की है मोनोसाइट। ये परिपक्व होकर महाभक्षक कोशिका में बदल जाती है, मैक्रोफेज कोशिका में बदल जाती है। तो मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल
ये मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य एंटीजनों का भक्षण करती है। कोई भी हानिकारक पदार्थ, रोगाणु जो शरीर में प्रवेश करता है वो एंटीजन कहलाता है, प्रतिजन कहलाता है, जिसकी वजह से शरीर में एंटीबॉडी क्रिएट होती है। तो एंटीबॉडी निर्माण का उद्दीपक होता है एंटीजन। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उसके बाद है रुधिर बिंबाणु, रुधिर प्लेटलेट्स। इन कणिकाओं को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इनकी साइज आरबीसी व डब्ल्यूबीसी से कम होती है। ये आरबीसी व डब्ल्यूबीसी से आकार में छोटी होती हैं तथा संख्या में आरबीसी से तो कम और डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है। ये संख्या में आरबीसी से कम व डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है। ये अति सूक्ष्म एवं संकुचनशील तस्त्री की आकार की होती हैं। इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी औसत संख्या 2.5 लाख से 3 लाख प्रति mm³ होती है। इनका जीवन काल 10 दिन होता है। तो इनमें केंद्रक नहीं होता। किसमें? रुधिर प्लेटलेट्स में या थ्रोम्बोसाइट में। और परिपक्व आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य। कौन कौन से कार्य हैं? एक तो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण तथा उत्तकों के मध्य विनिमय करना। दूसरा, पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन करना। तीसरा, शरीर का ताप नियंत्रित करना। 4, प्रतिरक्षण के कार्य को संपादित करना। 5 है शरीर की पीएच नियंत्रित रखना। 6 है हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना। नंबर 7 है उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना। तो ये हो गए ब्लड के कार्य। रक्त परिसंचरण होता क्या है? परिसंचरण तंत्र विभिन्न अंगों का एक संयोजन होता है। इसमें बहुत सारे अंग भाग लेते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों आदि का परिवहन करता है। परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक तो बंद परिसंचरण तंत्र। बंद में क्या होगा? इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं या वाहिकाओं में बहता है, जैसे मानव, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मेंढक आदि में। दूसरा होता है खुला परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं में नहीं बहता, सीधा उत्तकों के मध्य डाल दिया जाता है, जैसे कीटों में, तिलचट्टे व टिड्डे में। मानव में लसिका या लिम्फ के परिवहन के लिए लसिका तंत्र पाया जाता है, जो एक क्या है? खुले प्रकार का परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का केंद्र हृदय होता है, जो रुधिर को निरंतर रक्त वाहिकाओं में पंप करता है। इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।